Hello everyone. We are here to start with a new chapter from class 10th, that is the rise of nationalism in Europe. यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद। ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं दैट इज़ क्रिएटेड बाय फ्रेडरिक सोरो। फ्रेडरिक सोरो नाम का एक पेंटर है जिसने इमेज को क्रिएट किया है और इसी इमेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेडरिक सोरो ने 1848 में कब ये प्रिंट बनाया? 1848 में ये प्रिंट बनाया। और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फ्रांस के कलाकार थे जिन्होंने 4 प्रिंट बनाए। कितने प्रिंट बनाए? 4 प्रिंट बनाए। इन प्रिंट्स में उन्होंने अपना ड्रीम यानी उन्होंने अपना सपना जाहिर किया है। और वो सपना क्या था कि एक दिन जो वर्ल्ड हो वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हो, यानी दुनिया के अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र ये दोनों चीज़, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये दोनों चीज़ स्थापित हो। जो पहला प्रिंट है, ये जो प्रिंट है 4 प्रिंट में से एक प्रिंट है। इस प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए जाते हैं। मेन और वुमेन हैं, यानी महिलाएं और पुरुष हैं, हर एजेज की हैं, हर उम्र की हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। सोशल क्लासेज हैं, यानी कि अपर क्लास, लोअर क्लास, वर्कर क्लास, कमर्शियल क्लास, बिजनेस क्लास, हर क्लासेज है। और सब क्या कर रहे हैं? एक लंबी कतार बना करके चल रहे हैं। और चलते हुए वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल से, यानी लिबर्टी की जो स्टैचू है उसके बगल से वो पास होते हुए उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जा रहे हैं। अब अगर याद करेंगे तो उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है। और उस लिबर्टी के हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है, यानी कि लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट का मतलब क्या हुआ कि मशाल एक हाथ में, उस लिबर्टी के हाथ में एक हाथ में मशाल है जो किस चीज़ का सिंबल हो सकता है? एक नए युग के आरंभ का सिंबल हो सकता है। और दूसरे हाथ में उसने क्या रखा है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी इंसानों के अधिकार, जो मैन है उनको कौन से राइट्स मिलने चाहिए, यानी तब के फ्रांस में ये राइट्स क्या थी? नहीं थी। और नीचे की तरफ धरती पे नीचे में फोरग्राउंड में सामने में जहाँ पे ये इमेज है उसके ठीक सामने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी तानाशाही संस्थानें हैं उसके प्रतीक ज़मीन पे गिरे पड़े हैं। जो फ्रेडरिक सोरो है उसका जो विजन है वो कैसा है? यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है कि वैसा विजन जहाँ पे जो विज़न इतना आइडियल हो जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही ना करता हो, यानी कि व्यवहारिक रूप से संभव ही ना हो। सोचने में तो लगे कि हाँ हो सकता है, बट व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली धरातल पे वो चीज़ें उतार पाना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसका एक यूटोपियन विजन था। और वो विजन क्या था कि दुनिया के लोग क्या हो? डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में अलग अलग राष्ट्र बने, है ना, जिनका अपना झंडा हो, अपना नेशनल ड्रेस हो, नेशनल कॉस्ट्यूम हो। और ये जो प्रोसेसन चल रहा था, इस प्रोसेसन का जो नेतृत्व करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजरते हुए सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स थे, और दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। तब तक ये लोग नेशन स्टेट्स बन चुके थे। देन आफ्टर फ्रांस, इसके पीछे फ्रांस जिसके हाथ में रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर था, यानी तिरंगा झंडा था, जो जस्ट अभी स्टैचू के पास पहुंचा ही था। फ्रांस के ठीक पीछे जर्मनी के लोग, यानी जर्मनी के लोग जिनके हाथ में ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग था, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग था, तिरंगा झंडा था। और रोचक बात तो ये है कि जब सोरो ने इस इमेज को क्रिएट किया था तब जर्मनी के लोग उस वक्त नेशन के रूप में नहीं एग्जिस्ट करते थे। जो झंडा उनके हाथ में था सिर्फ क्या था? लिबरल होप का एक्सप्रेशन था, उनके उम्मीदों का एक एक्सप्रेशन था 1848 में कि अलग अलग असंख्यक जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ हैं वो एक वक्त क्या बन जाए? नेशन स्टेट बन जाए। किसके अंडर में? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जर्मनी भी एक दिन नेशन बने, जर्मनी का भी क्या हो? एक अपना संविधान हो। ठीक जर्मनी के पीछे कौन चल रहे थे? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया चल रहे थे, यानी ऑस्ट्रिया के लोग चल रहे थे। और
ऑस्ट्रिया के पीछे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, देन आफ्टर लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और ये जब प्रोसेसन चल रहा था तो हेवन से, ऊपर से जीसस क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स, ये सब इस सीन को देख रहे थे। दे हैव बीन यूज्ड, इनका इस्तेमाल आर्टिस्ट ने किसके लिए किया है? फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करने के लिए किया है, भ्रातृत्व को, भाईचारा को सिंबलाइज करने के लिए किया है कि दुनिया के नेशंस चाहे अलग अलग हो मगर उनके बीच में आपसी भाईचारा होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो विजन फ्रेडरिक सॉरो के द्वारा क्रिएट किया गया फिगर 1 में 19वीं शताब्दी के दौरान, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, एक फोर्स बन के उभरी और यूरोप के अंदर यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल सिचुएशन को बदल के रख दिया। और इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि नेशन स्टेट बना, किसके जगह पर? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप के जगह पे। यूरोप में तब अलग अलग डायनेस्टी का, अलग अलग एम्पायर का शासन था, तो इनके जगह पर क्या बना? नेशन स्टेट बना। और इसके बाद मॉडर्न स्टेट की क्या अवधारणा होनी चाहिए, मॉडर्न स्टेट की क्या कंसेप्ट होनी चाहिए और उसको किस तरह से आधुनिक समाज में होना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा होने लगी। और जहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पावर क्या हो कि एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी पे एक्सरसाइज हो, जो लंबे समय से क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था यूरोप के अंदर। नेशन स्टेट वो था जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ज़्यादातर नागरिक, ना ही रूलर्स बल्कि आम आदमी भी, सबका क्या हो? एक जैसा इतिहास हो, एक जैसी पहचान हो। तो ये जो कॉमननेस, ये जो एक रूपता, एक जैसी पहचान एक वक्त में नहीं, इनको आने में समय लग गया, सदियां लग गई, है ना। बहुत संघर्षों का ये नतीजा बना और किनके, इनके नेताओं के ये कारनामों की वजह से, आम आदमी के संघर्ष की वजह से। इस चैप्टर में हम लोग उन डाइवर्स प्रोसेस को देखेंगे जिसके ज़रिए नेशन स्टेट और नेशनलिज्म 19th सेंचुरी के यूरोप में आया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस beginning section. So rest we will upload in another section. Thank you.